मैं डॉक्टर दीपमाला IFPH द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 171वें दिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी लोग 1 मिनट का साइलेंस। स्पीकर हैं डॉक्टर अभी शर्मा। इन्होंने MD किया है, होम्योपैथ में PhD किया है। ये अभी सीनियर होम्योपैथिक कंसल्टेंट है हैनीमैन होम्यो क्लिनिक साउथ एक्सटेंशन न्यू दिल्ली के। ये विजिटिंग फैकल्टी डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दिल्ली यूनिवर्सिटी के विजिटिंग फैकल्टी के डॉक्टर भी हैं। ये 4th जनरेशन होम्योपैथिक कंसल्टेंट हैं। तो इनका आज का टॉपिक है जिसपे ये अपना वैल्यूएबल लेक्चर दे रहे हैं। इनका आज का टॉपिक है कंधे के अधेसिव कैप्सुलाइटिस फ्रोजन शोल्डर का विस्तृत संरचनात्मक और चिकित्सीय प्रस्तुतिकरण और होम्योपैथिक उपचार है। So very welcome to you, Dr. Abhi Sharma sir, on IFPH platform. Over to you, sir. Namaste. Thank you very much, ma'am. A warm welcome to all you. And so today I am going to start my presentation. Dr. Abhi? Yes, sir. You have to speak in Hindi. Okay. So जो आज का मेरा टॉपिक है वो है अडेसिव कैप्सुलाइटिस या फ्रोजन शोल्डर। उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारा अनाटॉमिकल अप्रोच है और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन विद होम्योपैथिक मैनेजमेंट। सो स्टार्टिंग विद द अडेसिव कैप्सुलाइटिस। अडेसिव कैप्सुलाइटिस जो है इट इज अ कंडीशन जहां पे जो दर्द होता है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करता है और हमारे कंधे के हमारे शोल्डर के जितने भी मूवमेंट्स हैं उसको धीरे धीरे करके रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर देता है। पर ये अडेसिव कैप्सुलाइटिस या फ्रोजन शोल्डर इज रिवर्सिबल। इट इज नॉट परमानेंट। इट हैज अ स्लो एंड स्पॉन्टेनियस, धीरे धीरे करके ये जो कंधे का दर्द है ये वापस सही हो जाता है, जिसमें कुछ महीने से लेके कुछ साल भी लग सकते हैं। नाउ कमिंग टू द एनाटॉमिकल प्रेजेंटेशन। अडेसिव कैप्सुलाइटिस जानने के लिए हमें सबसे पहले कंधे के बारे में जानना पड़ेगा कि एनाटॉमिकली इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं और कहां कहां कैसे कैसे प्रेजेंट है। तो शोल्डर जॉइंट बेसिकली एक बॉल एंड सॉकेट वैरायटी का जॉइंट होता है जो कि साइनोवियल जॉइंट होता है। बॉल एंड सॉकेट की वैरायटी का होने की वजह से यहाँ पे जो हमारे कंधे के मूवमेंट हैं ये बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इसको सबसे मूवेबल जॉइंट में से एक माना जाता है। और इस मूवेबिलिटी के साथ में एक चीज आती है, वो होता है कि हमारा कंधा जो है वो बहुत जल्दी उतर भी सकता है। इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका हमारा डिसलोकेशन बहुत ही ज्यादा इजी होता है। साइनोवियल जॉइंट क्या होता है? जहां पे दो हड्डियां आपस में नहीं जुड़ती हैं, इन दोनों हड्डियों के बीच में एक गैप प्रेजेंट होता है और इस गैप के अंदर साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये जो दोनों हड्डियां हैं एक कैप्सूल से लाइंड होती हैं और ये कैप्सूल और भी बहुत सारे लिगामेंट से इसको हम लोग क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग, अपना थोड़ा सा स्टर्डीनेस प्रोवाइड करते हैं और अलग अलग मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से ये जॉइंट अपनी जगह पर रहता है। शोल्डर जॉइंट दो हड्डियों के बीच में प्रेजेंट होता है, हेड ऑफ द ह्यूमरस और ग्लीनॉइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला। जो हेड ऑफ द ह्यूमरस होता है वो ग्लीनॉइड कैविटी के साथ में अटैच होता है, इसमें लॉज होता है। और जो हेड ऑफ द ह्यूमरस है वो ग्लीनॉइड कैविटी के 3 गुना ज्यादा बड़ा होता है, जिसकी वजह से ग्लीनॉइड कैविटी के चारों तरफ एक और लिगामेंट की लेयर होती है जिसको हम लोग ग्लीनॉइड लेबरम कहते हैं। शोल्डर जॉइंट के अंदर कैप्सूलर लिगामेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम एडेसिव कैप्सुलाइटिस की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसी लिगामेंट में हमारा अडेशंस होते हैं जिसकी वजह से पेन होता है। तो कैप्सुलर लिगामेंट जो है वो बहुत ही लूज होता है और फ्रीली मोशन को प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ये जो लिगामेंट है ये नीचे की तरफ कम होता है, जिसकी वजह से जो डिसलोकेशन है शोल्डर जॉइंट का ये नीचे की तरफ ज्यादा होता है, जिसकी वजह से एक्सिलरी नर्व
इंजर होने का सबसे ज्यादा चांसेस रहता है। यहां पे हम ये कैप्सुलर लिगामेंट को या जॉइंट कैप्सूल को देख पाएंगे, जहां पे ये अलग अलग मसल्स के साथ में अपना पूरा स्ट्रांगली अडहर्ड है। अटैचमेंट्स ऑफ द कैप्सुलर लिगामेंट, कैप्सुलर लिगामेंट कहां कहां पे जाके अटैच होता है? मीडियली स्कैपुला के सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल के ऊपर और साथ में ग्लिनोइड लेब्रम की सारी मार्जिन के अराउंड होता है। लेटरली अनाटमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के अराउंड होता है। इंफीरियरली सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस तक जाता है, और सुपीरियरली ये थोड़ा सा डेफिशिएंट होता है, क्योंकि ऊपर की तरफ से सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से ऑफ द स्कैपुला से हमारा लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई का टेंडन आ रहा होता है। एडिशनली ये जो कैप्सुलर लिगामेंट है, अब इसको और भी रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने के लिए और भी सप्लीमेंट्री बैंड्स या लिगामेंट्स होते हैं, जिसमें तीन जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो होता है सुप्राग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, मिडिल ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट और इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। इस स्लाइड में हमने हेड ऑफ द ह्यूमरस को अलग करके इन तीनों लिगामेंट्स को दिखाने की कोशिश की है। इसके बाद में जो दूसरा लिगामेंट आता है, जो कि सबसे पहला लिगामेंट होता है इन केस ऑफ एडेसिव कैप्सुलाइटिस और फ्रोजन शोल्डर, इज द कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट। ये कोरेकॉइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला से आके हमारा ह्यूमरस की नेक तक अटैच होता है, और यहां पे आपको कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट दिखाई देगा एनाटॉमिकली कैसे प्रेजेंट होता है। उसके बाद में हमारा जो लिगामेंट आता है दैट इज द ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, जो हमारा बाइसेपिटल ग्रूव है ह्यूमरस का, उन दोनों के बीच में गैप को जो होता है उसको ब्रिज करने में काम आता है। और लास्टली ग्लिनोइड लेब्रम, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, जो ग्लिनोइड फोसा के चारों तरफ प्रेजेंट होता है ताकि उस कैविटी को, उस जगह को थोड़ा सा डेप्थ प्रोवाइड कर सके। दिस इज द ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। यहां पे ये ऑसिफिकेशन ऑफ द ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट इज द ग्लिनोइड लेब्रम, जो आप चारों तरफ यहां पे देख पा रहे हैं। दिस इज द ग्लिनोइड कैविटी, इसके चारों तरफ ग्लिनोइड लेब्रम आप देख पा रहे हैं। इसके बाद में आता है मस्कुलोटेंडिनस कफ। इन लिगामेंट्स के ऊपर एक और लेयर होती है ऑफ द मसल्स, जिसको हम कहते हैं रोटेटर कफ ऑफ द शोल्डर जॉइंट। ये 4 मसल से बनता है। पहला सुप्रास्पाइनेटस, दूसरा इंफ्रास्पाइनेटस, तीसरा टीरीस माइनर और लास्टली सबस्कैपुलरिस। ये सारी मसल्स के टेंडन जो हैं, जब इंसर्ट होने के लिए ह्यूमरस पे जाते हैं तो ये फ्लैट हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ में अडेयर होके एक पूरा का पूरा रोटेटर कफ बनाते हैं। तो यहां पे आपको मैंने कुछ स्लाइड्स के थ्रू कुछ एक मसल्स दिखाने की कोशिश की है। सबस्कैपुलरिस, पीछे टीरीस माइनर, इंफ्रास्पाइनेटस और सुप्रास्पाइनेटस, ये किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं हमारे शोल्डर जॉइंट पे। ये सारी की सारी मसल्स एक दूसरे के साथ में अटैच होती हैं। इसके नीचे ये लिगामेंट्स होते हैं और इन सभी की वजह से मेरा जो शोल्डर जॉइंट है अपनी जगह पे रहता है। अब बात करते हैं फ्रोजन शोल्डर की पैथोफिजियोलॉजी कि ये होता क्या है। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द एडहेसिव कैप्सुलाइटिस और शोल्डर जॉइंट इज नॉट नोन। इसका इडियोपैथिक अपना ओरिजिन होता है। फ्रोजन शोल्डर का एक बेसिक अगर हमारे को पता लगा है वो है पैथोफिजियोलॉजी के अंदर फाइब्रोटिक इन्फ्लामेटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रोटेटर इंटरवल्स, कैप्सूल और लिगामेंट्स। ये जितनी भी चीजें हमने पहले पढ़ी, इन सब के बीच में फाइब्रोटिक और इन्फ्लामेटरी कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। सबसे पहले कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट में ये चीज स्टार्ट होती है। आगे चल के ये पूरा का पूरा जो हमारा फाइब्रोटिक इन्फ्लामेटरी कॉन्ट्रैक्शन है, ये थिक होता है और पूरे ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के कैप्सूल को अपना अफेक्ट कर देता है। ये फ्रोजन शोल्डर या एडहेसिव कैप्सुलाइटिस 4 स्टेजेस में डिवाइडेड। प्री एडहेसिव स्टेज या स्टेज 1, acute adhesive synovitis stage 2, stage of maturation और chronic stage। प्री एडहेसिव स्टेज में कोई भी परेशानी नहीं होती है, नो और मिनिमम लिमिटेशन ऑफ द मोशन इज प्रेजेंट। एडहेसिव acute adhesive synovitis के अंदर
प्रॉपर साइनोवाइटिस मिलता है और अर्ली अडेशंस मिलने शुरू हो जाते हैं। स्टेज ऑफ मैचुरेशन में साइनोवाइटिस कम हो जाता है, पर जो हमारा एक्सिलरी फोल्ड है उसमें हमारे को लॉस ऑफ एक्सिलरी फोल्ड मिलता है। और लास्ट या क्रॉनिक स्टेज के अंदर जो अडेशंस हैं वो मार्क्ड होते हैं और पूरा रिस्ट्रिक्शन कर चुके होते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजिकली जब हमने देखा तो यही चीज हमारे को मिली कि फाइब्रोब्लास्ट, myofibroblast and inflammatory cells were present in the slide of frozen shoulder, which was not present in other secondary manifestation. Predisposing factors, क्या क्या रीजन हो सकता है जिससे कि हमारे को पता लग सके कि पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर हो सकता है? फर्स्ट थिंग इज एज। 40 से लेके 70 इयर्स तक के पेशेंट्स ज्यादा बल्क में आते हैं हमारे पास में। एज इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई और कॉज या कोई और रीजन तो नहीं है जिसकी वजह से ये दर्द हो रहा है। जनरली मिडिल एज बल्क पेशेंट बनता है हमारा फ्रोजन शोल्डर का। और इसमें भी अगर हमने देखा तो हमने पाया कि मेल्स की जो एज है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है और फीमेल्स की थोड़ी कम होती है। ट्रॉमा, चोट लग गई है शोल्डर या फिर शोल्डर के आसपास का जो हमारा एक्सट्रीमिटी है, अगर वहां पे गिरने की वजह से या किसी भी और रीजन की वजह से कोई ट्रॉमा आया है, यहां पे भी हमारे को फ्रोजन शोल्डर या एडेसिव कैप्सुलाइटिस मिलने के चांसेस होते हैं। पोस्ट सर्जिकल फ्रोजन शोल्डर इतना कॉमन अब नहीं है क्योंकि हमारे को सर्जिकल ऑपरेशन के बाद में फिजियोथेरेपी के लिए इंड्यूस कर दिया जाता है। इमोबिलाइजेशन पीरियड जनरली पोस्ट सर्जिकल या फिर किसी और रीजन की वजह से कि हमारा शोल्डर जॉइंट हम प्रॉपर मूव ना कर पाए, उसको काफी समय तक मूव नहीं किया। डायबिटीज मेलाइटिस, डायबिटीज मेलाइटिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड वन ऑफ द मोस्ट सॉर्टेड हमारा जो फ्रोजन शोल्डर का प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर आता है। जनरली टोटल पॉपुलेशन के 2 से 5% लोगों को फ्रोजन शोल्डर होता है। अगर हम इसमें डायबिटीज ऐड कर दें तो ये परसेंटेज 10 to 20% इंक्रीज हो जाती है। अगर इसके अंदर भी हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज की बात करें तो ये परसेंटेज 36% आती है। और इंसिडेंट ऑफ बाइलेटरल इन्वॉल्वमेंट इज स्टिल हायर विच स्टैंड्स एट 46%। यहां पे हमने एक और चीज पाई कि फ्रोजन शोल्डर के साथ में अगर डायबिटीज है तो रेटिनोपैथी होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और जिन पेशेंट्स में इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है 10 साल से ज्यादा, उसमें ज्यादा रिस्क है ना कि उन पेशेंट से जिसके अंदर इंसुलिन डिपेंडेंसी 2 साल से कम है। इसलिए जब कभी भी फ्रोजन शोल्डर या एडेसिव कैप्सुलाइटिस का हमारे पास डाउट होता है तो डायबिटीज मेलाइटिस हमारे को हमेशा चेक करके उसको एक्सक्लूड करना चाहिए। सर्वाइकल डिस्क डिजीज, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस बिकॉज ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क कोलैप्स और डीजनरेशन, व्हाटएवर कैन द रीजन इज, हमारे को सर्वाइकल डिस्क डिजीज के अंदर भी फ्रोजन शोल्डर के केसेस ज्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट इज हाइपरथायराइडिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म, ये भी एसोसिएट करते हैं फ्रोजन शोल्डर के साथ। थोरेसिक डिसऑर्डर्स जिसके अंदर एम्पाइसीमा और फ्रोजन शोल्डर के बीच में हमारे को एसोसिएशन मिली है। और अपर लोब ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा और फ्रोजन शोल्डर के बीच में भी हमारे को एसोसिएशन मिली। लॉन्ग स्टैंडिंग इस्चेमिक हार्ट डिजीज और फ्रोजन शोल्डर भी एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड पाए गए हैं। इंट्राक्रेनियल पैथोलॉजी एंड फ्रोजन शोल्डर, हेमीप्लेजिया, सेरिब्रल हेमरेज और ट्यूमर के केसेस के अंदर भी हमारे को फ्रोजन शोल्डर के केसेस के बीच में हमारे को एसोसिएशन मिली। तो बेसिकली प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। या तो इडियोपैथिक है, वी डोंट नो द कॉज, सेकेंडरी वी डू नो द कॉज, एंड टर्शियरी पोस्ट ऑपरेटिव या पोस्ट फ्रैक्चर। सेकेंडरी अगेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इंट्रिंसिक, जहां पे शोल्डर के या शोल्डर के आसपास के जितना भी रीजन है वहां पे हमारे को कोई चीज मिले। एक्सट्रिंसिक, जो शोल्डर से आसपास कोई मतलब नहीं है। और सिस्टमिक, जहां एक प्रॉपर कोई सिस्टम अफेक्ट हो रहा है। इंट्रिंसिक में रोटेटर कफ टेंडनाइटिस, रोटेटर कफ टीयर्स, बाइसेप्स टेंडनाइटिस, कैल्सिफिक टेंडनाइटिस और अक्रोमियो
क्लेविकुलर अर्थराइटिस में मिलता है। एक्सट्रिंसिक के अंदर कार्डियोपल्मोनरी डिजीज, सर्वाइकल डिस्क डिजीज, CVA which basically stands for cerebrovascular accidents, ह्यूमरस फ्रैक्चर एंड पार्किंसन मिलता है। सिस्टमिक के अंदर डायबिटीज मेलाइटिस, हाइपो एंड हाइपरथायराइडिज्म एंड हाइपोएड्रिनलिज्म मिलता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, फ्रोजन शोल्डर और एडेसिव कैप्सुलाइटिस बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। फर्स्ट इज प्राइमरी फ्रोजन शोल्डर। यहां पे जनरली एक ही हमारा शोल्डर जो है वो अफेक्ट होता है, और अगर एक शोल्डर पे ये अफेक्ट आ गया है तो जनरली दोबारा नहीं होगा उसमें। पर अगर एक शोल्डर अफेक्ट हो गया है तो देयर इज अ 20% चांस कि दूसरा शोल्डर भी सब्सिक्वेंटली अफेक्ट हो जाएगा। यहां पे ये प्राइमरी फ्रोजन शोल्डर 3 स्टेजेस में डिवाइडेड। द स्टेज ऑफ फ्रीजिंग विच इज पेनफुल स्टेज। अब ये जो 3 स्टेजेस हैं इसको हमारे को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है और सिम्टम्स देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पे हमारे को पता लगता है होम्योपैथी कहां स्टैंड आउट करती है। इतने प्रॉपर अब सिम्टम्स मिलते हैं और ये सिम्टम्स हम इतने प्रॉपरली रेपर्टराइज कर सकते हैं और मटीरिया में ढूंढ सकते हैं कि कोई इसकी एलोपैथी में पॉसिबिलिटी नहीं होती। स्टेज ऑफ फ्रीजिंग ऑल्सो नोन एज पेनफुल स्टेज। यहां पे ग्रेजुअल ऑनसेट होता है विद डिफ्यूज शोल्डर पेन, और ये लोकलाइज नहीं हो सकता, एक जगह पे आप नहीं बता सकते। वीक्स टिल मंथ्स ये लास्ट करता है, हफ्तों से लेके महीनों तक ये लास्ट करता है। जो पेन है ये रात को बहुत ज्यादा होता है, और जिस जगह पे दर्द हो रहा है उस जगह उस तरफ लेटने में बहुत तकलीफ होती है। हिस्ट्री ऑफ स्लीप डिस्टर्बेंस, रात को बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से सो नहीं पाता है पेशेंट। और इट इज ड्यूरिंग दिस स्टेज, इस स्टेज में पेशेंट सबसे ज्यादा एंग्शियस मिलता है, और ये स्टेज 2 से लेके 4 महीने तक हो सकती है। नेक्स्ट आता है फ्रोजन स्टेज या स्टेज ऑफ स्टिफनेस। यहां पे जो पेनफुल स्टेज है वो प्रोग्रेस होके हमारा पूरा का पूरा शोल्डर मोशन खत्म कर चुका है। ये 4 से 12 महीने तक रह सकती है। यहां पे पेशेंट हमारी डेली एक्टिविटीज जैसे कि ड्रेसिंग, जैसे बाल भाना, प्रॉपर अपने हाइजीन मेंटेन करना नहीं कर पाता है, और पेशेंट को चीजों को उठाने में, चीजों तक पहुंचने में, और अपने यहां तक कि पीछे हाथ लेके जाने में बहुत तकलीफ होती है। द पैटर्न ऑफ शोल्डर जॉइंट, अपना द पैटर्न ऑफ शोल्डर रिस्ट्रिक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक। यहां पे ये कुछ चीजें सबसे पहले एक्सटर्नल रोटेशन ये नहीं हो पाता, उसके बाद इंटरनल रोटेशन करने में तकलीफ होती है, जो कि हम जैसे पीछे हाथ करके अगर हम करने की कोशिश करते हैं, और लास्टली अबडक्शन, हाथ को ऊपर उठाने में तकलीफ होती है। लास्ट स्टेज इज द फ्रोजन स्टेज। पेशेंट एक्सपीरियंसेस डल पेन विच इज स्पेसिफिकली इन द पेरिस्कैपुलर रीजन। जो स्कैपुला है उसके चारों तरफ हमारे को डल एकिंग पेन मिलता है, जो कि जनरली होता है जब हम हाथ को चलाना शुरू करते हैं, पर जैसे जैसे हाथ चलता है वैसे वैसे पेन कम हो जाता है। थॉइंग स्टेज, थॉइंग स्टेज इज द रिकवरी स्टेज, द फाइनल स्टेज जहां पे ग्रेजुअल मोशन रिकवर होना शुरू होता है, और ये हफ्तों से लेके महीनों तक चल सकता है, और जनरली 6 से 9 महीने के बाद में, और ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक भी ये चलेगा, और उसके बाद में पार्शियल और कंप्लीट मोशन हमारे शोल्डर का आ जाता है। इसके बाद में जो दूसरी कैटेगरी है विच इज दी सेकेंडरी फ्रोजन शोल्डर, ये किसी वजह से है, इसका कोई रीजन है, जैसे कि चोट लगना, जैसे कि ऑडिबल एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन, कैसे कैसे हमारे को केस लेना है। फर्स्टली डिटेल्ड हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट इन रेफरेंस टू द शोल्डर, उसके बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, पेशेंट का बिल्ड, उसका नरिशमेंट, उसका फिजियोलॉजिकल एज और उसका साइकोलॉजिकल स्टेटस को एक्सेस करना है। हमारे को उसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जीआई सिस्टम, गैस्ट्रो जेनाइटो यूरिनरी एग्जामिनेशन प्रॉपर करने के बाद में सारी की सारी चीजें रूल आउट करनी है कि किसकी वजह से पेन हो सकता है। पैल्पेशन,
पैल्पेशन, जिस जगह पे, जिस शोल्डर में पेन हो रहा है वहां पैल्पेट करके देखना है, एंटीरियरली, लेटरली, पोस्टीरियरली एंड सुपीरियरली, कि हमारे को टेंडरनेस मिलती है, स्वेलिंग मिलती है, टेम्परेचर चेंजेस मिलते हैं, डिफॉर्मिटी मिलती है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्चर मिलता है, या कुछ और चीज मिल रही है। मूवमेंट, क्वालिटी एंड रेंज ऑफ द मोशन नीड टू बी रिकॉर्डेड, कि पेशेंट कितना फ्रीली मूव कर पा रहा है अपने हैंड, कितना फ्रीली वो अपने आप को, अपने काम को प्रॉपर कर पा रहा है। इस चीज को हमारे को ढंग से देखना पड़ता है। इसमें ये हम चीज सबसे ज्यादा कब देख पाते हैं? व्हेन द पेशेंट इज अनड्रेसिंग, कि आराम से मूवमेंट कर पा रहा है, क्या कर पा रहा है, कैसे कर पा रहा है, वो सारी की सारी चीजें हम यहां पे नोट करते हैं। द स्कोरिंग सिस्टम ऑफ पेन, स्कोरिंग कैसे करेंगे? स्कोर 0 इज कंप्लीट डिसेबिलिटी, यहां पे कोई भी मोशन नहीं हो पाएगा। स्कोर 1 इज मार्क्ड पेन, और प्रॉपर पेन है, बहुत ज्यादा पेन है। स्कोर 2 इज मॉडरेट पेन, कि ठीक ठीक हो रहा है। स्कोर 3 इज आफ्टर यूजुअल एक्टिविटी, कि चलाने पे जब कुछ ज्यादा काम करते हैं तो पेन हो रहा है। और लास्ट स्कोर 4 इज थोड़ा बहुत हो रहा है, मीठा मीठा दर्द है। एंड स्कोर 5 इज कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ बिल्कुल सही। ये स्कोरिंग जो है ये सोसाइटी ऑफ अमेरिकन शोल्डर एंड एल्बो सर्जन्स के ऊपर बेस्ड है। अदर इमेजिंग टेस्ट, जिसमें हम लोग एक्सरे करवा सकते हैं, यहां पे हम लोग बोन्स को या फिर डेंस स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं, जैसे कि अर्थराइटिस है या कुछ और परेशानी है। एमआरआई एंड अल्ट्रासाउंड, जहां पे हम सॉफ्ट टिश्यूज को दे सकते हैं, ताकि हमारे को पता लग पाए कि कहीं पे कोई मसल टीयर या फिर रोटेटर कफ टीयर या कुछ और चीज तो नहीं। मियास्मेटिक एवैल्यूएशन, अब ये सारी की सारी जो स्टेजेस आई हैं, स्पेसिफिकली जो हमने पढ़ा प्राइमरी फ्रोजन शोल्डर, उसके अंदर हमारी जो 4 स्टेजेस आई थी, उसमें हमारे मियाज्म क्या क्या आए? तो प्रीडोमिनेंटली फ्रोजन शोल्डर इज सोरोसाइकोटिक। स्टेज 1, क्लिनिकल स्टेज 1 एंड 2 के अंदर इंफ्लामेटरी लीजन्स प्रेजेंट थे, जिसकी वजह से यहां पे सोरिक में सोरा सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेट होता है। एट द स्टेज ऑफ पेन विद इन्फ्लेमेशन, जहां प्रोग्रेसिवली बढ़ रहा था, यहां साइकोटिक मियाज्म आना शुरू हो जाता है। स्टेज 3 इज प्रीडोमिनेंटली साइकोटिक, जहां पे थोड़ा बहुत सोरिक मैनिफेस्टेशंस होता है, जिसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, स्टिफनेस एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है। स्टेज 4 कंप्लीट्स द साइकोटिक फेज। तो हमारा शोल्डर जो एडेसिव कैप्सुलाइटिस और फ्रोजन शोल्डर कम्स अंडर सोरोसाइकोटिक मियाज्म। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, क्या क्या चीजें देखनी है कि ये भी हो सकता है, विल नीड टू मेक इट अ पॉइंट कि क्या चीज हो सकती है, क्या ये है या ये। तो अट्रोमियोक्लेविकुलर आर्थ्रोपैथी, ऑटो इम्यून डिजीजेस, बाइसेप्स टेंडिनोपैथी, ग्लीनोह्यूमोरल ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो पहले की आपकी एक स्लाइड थी जहां ऑसिफिकेशन था ग्लीनोह्यूमोरल लिगामेंट का, दिस वाज दैट। रोटेटर कफ टेंडिनोपैथी और टियर, सब अक्रोमियल एंड सब डेल्टॉइड बर्साइटिस। Allopathic treatment, why do we need to know allopathic treatment? So that we know the limits and the side effects, so that we can actually guide our patients more effectively. सबसे पहला आता है नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory medicines, which are used by allopathic doctors to reduce the pain and decrease the inflammation. Here I've just given 3 जो कि 90% फ्रोजन शोल्डर या एडेसिव कैप्सुलाइटिस के पेशेंट्स को दी जाती है। एंड मार्क माय वर्ड्स, ये जो आप सिम्टम्स देख रहे हैं साइड इफेक्ट्स में, ये सिर्फ मोस्ट कॉमनली अकरिंग सिम्टम्स हैं साइड इफेक्ट्स। तो पहला आता है डाइक्लोफेनाक सिस्टमिक। साइड इफेक्ट इंक्लूड एसिड इन सार stomach, blood in urine or stool, bloody and tarry stool, decrease in urine output, decrease in urine concentrating ability, increased bleeding time, painful and difficult urination, and you can read the rest. Next is ibuprofen systemic. Abdominal pain, difficulty in having bowel movements, excessive air or gas in the stomach or intestine, rash with flat lesions or small raised lesions on the skin, to name a few, because I don't have that much time. Nabumetone systemic,
unexpected weight gain, shortness of breath or difficulty breathing, swelling of the abdomen, pain in the upper right part of the stomach, flu-like symptom, fever, blister, rash, itching, list goes on. Steroid injections, the corticosteroids. Cortisone is a powerful anti-inflammatory medicine which is injected directly into the shoulder joint. Side effects of corticosteroids, the steroids. Musculoskeletal adverse effects, which include glucocorticoid-induced osteoporosis, steroid-induced myopathy, and osteonecrosis. This osteonecrosis has a very significant role for us homeopaths. Post-COVID, AVN of head of the femur सबसे ज्यादा commonly occurring cause अपना बीमारी बन गई है. Avascular necrosis. Next comes metabolic and endocrine adverse effects, Cushingoid features, which is one of the most common cause of kindly keep muted. therapy. सभी पार्टिसिपेंट्स म्यूट करके रखें और अपना अनम्यूट नहीं करें. हाँ, ये कंटिन्यू डॉक्टर रवि. Okay. The glucocorticoid therapy is the most common cause of Cushing syndrome. In children, growth deceleration is also a feature. Prolonged ACTH suppression cause adrenal insufficiency. Infections ranging from common and mild infection to serious life-threatening infections, which you saw, black fungus. Cardiovascular adverse effects, dermatological adverse effects, ophthalmological adverse effects, and neuropsychiatric adverse effects. All these things are just few side effects that are caused by steroids, the corticosteroids, which when given to the patient are not being told. If we know these side effects, we can actually tell the patients and guide them more efficiently कि क्या दिया जा रहा है आपको. Hydrodilatation is one of a recent thing that is going on. In this hydrodilatation, what happens is that a probe is inserted and via that a large volume of sterile fluid is injected into the shoulder joint, so that the shoulder joint, it can expand and stretch so that the pressure can be released. Lastly, the physical therapy, which you all can also tell the patient to do. First is external rotation. External rotation, passive stretch. This is the exercise, simple. Tell your patients to do this. Forward flexion, late ke, supine position. Cross arm stretch, you all do this. This exercise. Tell your patients to do physical therapy. This is just like the 3 exercises that I've mentioned. उसके आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड में बताने की कोशिश की है. Surgical treatment. The surgery of frozen shoulder is typically done in stage 2, the frozen stage, जहां पे पेन सबसे ज्यादा होता है. And the goal of the surgery is to stretch and release the stiffened joint capsule. First is manipulation under anesthesia. The patient is put under anesthesia, is put to sleep, and then the doctor forces the shoulder joint so that the capsule and the scar tissue can stretch or tear. And when it does so, जो हमारा वहां पे पूरा का पूरा टाइटनिंग है, जो पूरा का पूरा एडेशन है, वो रिलीज होता है, जिसकी वजह से मोशन हो सकता है. Next surgery, the last surgery is shoulder arthroscopy aided surgery. Arthroscope is a probe which is inserted into the joint via small incision, and via the aid of that, surgery is performed so that the small incisions, the adhesions that are being formed, उसको हम निकाल सकें. यहाँ पे आपको स्लाइड में जो आपको राइट साइड पे दिखाई दे रहा है, दिस इज द इन्फ्लेम्ड शोल्डर जॉइंट, और पोस्ट सर्जरी आपको नॉर्मल लाइनिंग दिखाई दे रही है. रिकवरी, ऑब्वियसली आफ्टर सर्जरी, फिजिकल थेरेपी और फिजियोथेरेपी इज डन. पेशेंट को फिजियोथेरेपी के लिए भेजा जाता है
और जनरली 6 हफ्ते से 3 महीने में कहा जाता है कि आपका शोल्डर का पूरा जो मोशन है वो गेन हो जाएगा। बट ये मैं नहीं कहता, आगे वाली जो लाइन है ये सारा का सारा टेक्स्ट कहता है इवन आफ्टर ऑल दिस द फ्रोजन शोल्डर कैन रीअकर। कमिंग टू द होम्योपैथिक मैनेजमेंट, होम्योपैथी के पास में इसका क्या इलाज है? There are few medicines, few drugs that are mentioned over here, and me being a classical practitioner, मैं थोड़ा सा इन सब चीजों पे नहीं वो करता हूं, बट यहाँ पे थोड़ा मैंने छोटा छोटा लिखने की कोशिश की है। यहाँ पे आपको पूरा केस के बाद में, पूरे के पूरे सिम्टम्स के बाद में जब आप देखेंगे, देन यू विल सी दैट दीज ड्रग्स कैन डू वंडर्स। एंड जो ये थोड़ा थोड़ा सिम्टम्स मैंने लिखा है, ट्राई टू मैच देम विद द साइंस एंड द सिम्टम्स यू सॉ, और आपको पता लगेगा कि हमारी होम्योपैथी कहां स्टैंड करती है। रस्टॉक्स, टॉप ग्रेड मेडिसिन फॉर फ्रोजन शोल्डर। की इंडिकेशंस: stiffness of the joint, tearing, shooting pain in the shoulder, and pains getting better by movement of the shoulder. First, second और third तीनों stages इसके अंदर आ रही है। Sanguinaria, right sided shoulder, frozen shoulder. Right sided is affected, nightly aggravation of the pain, difficulty in raising the arm. जो आपको मैंने क्रोनोलॉजी बताई थी, एक्सटर्नल रोटेशन, उसके बाद इंटरनल रोटेशन, और लास्टली रेजिंग ऑफ द आर्म, संगुनेरिया उसमें आ रही है। फेरमेट फॉर लेफ्ट साइडेड शोल्डर पेन, लेफ्ट साइडेड इज अफेक्टेड, एग्रवेशन ऑफ पेन बाय मोशन, पेन्स आर गेटिंग बेटर बाय वार्मथ। अदर इंपॉर्टेंट रेमेडीज आर ब्राइनिया एल्बा, कॉस्टिकम फॉर पेन्स इन द मॉर्निंग, फाइटोलक्का for right-sided frozen shoulder. Pains in the shoulder and arm feels like electric shocks. Pains are shooting in character and travel from one part to other. This is just one symptom. Ledum Paul, pains on rising the arm. Calcarea Foss, for pains getting worse during change of weather. Chelidonium, for pain causes, where the motion causes the pain in the shoulder. Rhododendron, for shoulder pain worse during thunderstorm. Syphilinum, for nightly aggravation, where the pains are worse on rising the arm. Ferrum Phos, where the pain is relieved by gentle motion. Lycopodium, for tearing pain in the shoulder joint. These are just few medicines that I could mention. Your our materia is filled with such medicines. इतनी सारी दवाइयां हैं, और अगर इसमें हम और ज्यादा पढ़ें, आपको प्रॉपर एक एक दवाई में एक एक मतलब बीमारी मिल जाएगी। सो व्हाट आई वांटेड टू कन्वे इन दिस लेक्चर वाज दैट कि हम Yes, Dr. Ravi. yes sir, बस सर, थैंक यू वेरी मच। दीज आर द फ्यू सोर्सेस जहां से मेरे को ये मेरी सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिली, एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर रवि, वंडरफुल प्रेजेंटेशंस। थैंक यू वेरी मच सर। और एक प्रोवर्ब है, कहा जाता है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। who is there, kindly keep muted, कृपया आप म्यूटेड रखिए, kindly muted रखिए, please keep mute yourself. Okay, so friends, अभी शर्मा जी का प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा था, और एक कहते हैं, who is there, who is this Realme X7 Max? Please, Dr. Avi Sharma, you can unmute yourself. You can unmute yourself. You can just talk something. Yes, sir. Okay. So it is nice. तो अभी ये मैं बता रहा था, कहा जाता है कि जिंदगी बड़ा कठिन होता है,
लेकिन ये जिंदगी जो है सो बहुत आसान हो जाता है जब अच्छे दोस्त मिल जाए, अच्छे स्टूडेंट मिल जाए और एक अच्छा कंधा मिल जाए। तो मुझे लगा कि आपको आज में आपने जो प्रेजेंट किया है, दिस इज ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। और आपका जो मैं समझता हूँ कि दिस इज योर फर्स्ट प्रेजेंटेशन ऑन आवर वेबिनार, बट इट इज डेफिनेटली इट इज वेरी नाइस। एंड आई वाज फियरिंग, मैं डर रहा था कि आप इतने समय में इसको पूरा कर पाइएगा कि नहीं, लेकिन आप तो समय के पहले ही खत्म कर दिए और हम लोगों के पास में बहुत सारा ऑप्शन छोड़ दिए प्रश्न करने के लिए, क्वेश्चंस करने के लिए। So let me see how what are the chat box says. They want the contact details. Can you type that contacts on the chat box? So sure, I can do that. अपना contacts को यहाँ पर chat box में type कर दीजिए। जी सर। Any questions from anyone? किसी से कोई सवाल है? किसी से कोई सवाल है? मैं डॉक्टर अभी जी, मैं आपसे तो ये चाहूंगा कि आप इंग्लिश सेशन में भी हमारे आइए। Will it be possible? कौन सा सेशन? हम लोग आपसे बात कर लेंगे और आप इंग्लिश सेशन, अंग्रेजी सेशन जो 8 बजे के जस्ट बाद में होता है, उसमें आप जरूर से आइए और हम लोग इसको फिर से सुनेंगे अंग्रेजी सेशन में। इसी चीज को प्रेजेंट कीजिए, हमारे इंग्लिश ऑडियंस के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। देयर इज अ हैंड रेज फ्रॉम डॉक्टर शारदा चंद्रन। कैन यू से समथिंग डॉक्टर शारदा चंद्रन? शांता चंद्रन। Okay, Dr. Sridhar Kurubi. Thank you, sir. Thank you for. नमस्ते डॉक्टर, को सुन सकते हैं? Who is speaking? मैं डॉक्टर शांता चंद्रन हाँ, आप बात कर रही बोलिए। हूँ। मुझे इतना ये मालूम होना चाहिए डॉक्टर साहब, अच्छा प्रेजेंटेशन थोड़ा ही सुना था मैंने, कौन सा पोटेंसी यूज करते हैं आप? डॉक्टर अभी जी, you have to reply. Okay, so basically मैम, मैं जनरली सिंगल मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता हूँ, तो डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम्स मैं देखता हूँ कि कौन सी पोटेंसी मेरे को देनी है। अगर मेरे को कहीं पे कोई नसोड, सार्कोड या कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी मेडिसिन देनी है, तो मैं अकॉर्डिंग डिपेंड्स 30, 200, 1M, 10M, 50M, CM, तो मैं जनरली मतलब टोटली डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट मैम। टोटली अच्छा, कोई पर्टिकुलर पोटेंसी नहीं है? नहीं, no particular potency, completely depends on the case, completely depends on the cause कि क्या हो किस वजह से रहा है। अगर अच्छा। चोट की वजह से है तो I generally tend to give, अगर मेरे को किसी को आर्निका देनी है या कुछ देनी है तो मैं 30 पोटेंसी से स्टार्ट करूंगा। बट अगर मेरे को मिल रहा है, जैसे सिफिलिनम का मैंने बताया, नाइटली एग्रेवेशन बहुत समय से हो रही है, तो मैं 1M, 10M कोई अपना सिंगल एक रेपिटेशन दे के बंद कर। अच्छा, थैंक यू डॉक्टर, बहुत धन्यवाद। Now the time for Dr. Sridhar Kurup ji. Dr. Kurup sir. डॉक्टर शर्मा जी, Yes. आपका बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत धन्यवाद। फिर मेरा एक एक्सपीरियंस है, मुझे एक बार शोल्डर ऐसा फ्रोजन शोल्डर हो गया। Yes. तो फिर क्या हो गया समझता नहीं है, फिर भी मैं डायबिटीज था, फिर मैं रोज जाकर के ये सब कुछ इसमें ये कुआं से पानी आधा इसमें भर करके किंच करके ऐसा सॉरी, मैं इसमें नहीं आया, सॉरी, किंच करके ऐसा किंच करके एक महीने तक किया। इसके साथ होम्योपैथी दवा भी खाया, पूरा ठीक हो गया। तो फिर इसके बाद में मैं सिम्टोमेटिक बहुत लोगों को ऐसा फ्रोजन शोल्डर को ठीक कर लिया। बहुत इस अभी मेरा एक मंच नहीं है, इसलिए मैं जास्ती बात नहीं करता। फिर और आप रोज आ जाइए, बहुत बढ़िया हो गया। मेरे एक 6 साल का एनाटॉमी टीचिंग का एक्सपीरियंस है, तो इसके में मुझे आपको भी एनाटॉमी बहुत बढ़िया था नॉलेज, इसलिए इसका स्लाइड बना सकता है, स्लाइड भी अच्छा था, तो प्रेजेंटेशन भी अच्छा था। फिर भी आ जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, sir. Thank you. मोस्ट वेलकम। थैंक यू।
डॉक्टर कुरूप, डॉक्टर अभी शर्मा जी के फादर भी होम्योपैथिक डॉक्टर है ना, और ये 4th जनरेशन है अपने घर में। तो और बहुत अच्छे स्टूडेंट भी हैं, इनके फादर भी हमारे स्टूडेंट थे, ये भी हम लोग के स्टूडेंट रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा आज हम लोग को सुन करके। सो नाउ डॉक्टर हरिहरन, यू हैव रेज्ड योर हैंड, कैन यू Okay, speak okay, something, doctor. sir? See, let me speak in English. First of all, see, Dr. Sahani Saab, see, Dr. Sharma ji, Dr. Sharma ji, very nice class. I appreciate you because, see, usually homeopaths are very difficult to cure these frozen joint and all. But I am sure that we can treat the folders here. See, simple exercise with the homeopathic medicine. Because my wife has got severe frozen joint. See, one ortho doctor, he advised me, see, nothing we can do, only injection of cortisone. But I denied, I did not, see, gave the homeopathic medicine itself, but the medicine is Ruta. That Yes, was, sir. that was, Yes. it is cured completely. Now she is well. But now it is about 4 years back, 4 years back. It has happened, and this is very good medicine, that is Ruta. Yes, sir. Yes, sir. Okay, doctor, congratulations. You come again in English session also. Okay, thank you very much. Thank you very much, sir. He has accepted our invitation, sir. Dr. Avi has invited. Now, Dr. राम प्रवेश साहब, आप कुछ बोलेंगे? यस सर। सभी को नमस्कार, प्रणाम। डॉक्टर अभी जी बहुत अच्छा बताए, मैं इनसे बहुत प्लीज हूँ और बहुत बढ़िया एनाटॉमी का भी ज्ञान रखते हैं। साथ ही एक स्टेज बताए, 4 स्टेज। फर्स्ट स्टेज सोरिक एंड साइकोटिक, सेकंड स्टेज नॉर्मल सोरिक एंड साइकोटिक, थर्ड स्टेज साइकोटिक। बहुत अच्छा अनुभव है। और जब 4th अथी में है, इनके पिताजी डॉक्टर हैं, तो हम बताते हैं कि जो भी सिम्टोलॉजिकल आता है, सेरम मेटालिकम हो, रस्टक्स हो, या जो भी सिग्नेरिया हो, रूटा हो, लेकिन हम मेडोरिनम एक खुराक देते हैं ट्रीटमेंट में। मेडोरिनम बहुत अच्छा काम करता है, जो है साइकोटिक रेमेडी में। और आप बताए हैं कि मेन कॉज ऑफ जो है फ्रोजन शोल्डर के लिए साइकोटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मेडोरिनम इज द वेरी गुड रेमेडी शोल्डर पेन। थैंक यू वेरी मच। बहुत तो राम प्रवेश जी, मेडोरिनम में कुछ लक्षण तो लेते होंगे ना? बिना लक्षण के तो मेडोरिनम नहीं ना देंगे, थोड़ा सा तो सिम्टम्स रहेगा ही, तभी देगा। दिन में यदि दर्द होता है, हम तो कहते हैं सर, बिना मैथमेटिक के क्रोनिक केस नहीं ठीक होता है। चाहे कोई भी बीमारी, सुनिए सर, थोड़ा सा बोलने दीजिए सर, उसके बाद बोलिएगा। ऐसा दावा नहीं करना चाहिए बीमारी डॉक्टर। हम बताते हैं, हमारे अपने ट्रीटमेंट है, हम भी 35 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमने मैथमेटिक कोई भी सिम्टम लेते हैं मेट्रिया मेडिका के अनुसार। हम लोग को DHMS में रिपटरी नहीं थी, उतना अच्छी नहीं था, लेकिन फिर भी जो है अकॉर्डिंग टू मेट्रिया मेडिका सिम्टम लेते हैं। सिग्नेरिया आता है, हमने देते हैं, दर्द ठीक हो जाता है, फिर 2 महीने 3 महीने बाद आता है कि डॉक्टर साहब थोड़ा भी हो रहा है, उसको हम मेडोरिनम देते हैं, दिन में दर्द होता है, और मेडोरिनम देते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है। और हाँ, सो और किसी को कुछ कहना है? और किसी को कुछ कहना है? और किसी को कुछ कहना है? वी हैव, अभी हम लोग के पास में समय है, और कोई अपना शेयर कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस? कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं? और आप डॉक्टर रामप्रवेश जी, आप अपने को ऑफ कीजिए, अपना आप इसको हटाइए राम जी। हाँ, क्लोज डाउन यस। और किसी को कोई कुछ कहना है? अभी हम लोग के पास में बहुत अच्छा समय है,
हम लोग अभी और भी बात कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा पर्सनल अनुभव है, मेरे को तो ये फ्रोजन सोल्जर्स नहीं हुआ, लेकिन एक बार मैं बाइक से गिर गया था और गिरने के बाद में मेरे जो हेड ऑफ द शोल्डर जॉइंट्स है जो फ्रैक्चर्ड हो गए, और उसके बाद में मुझे थोड़ा सा उसको फिक्सेशन किया गया। उसके बाद में कुछ दिन तक तो डॉक्टर ने मैं दर्द हो रहा था, स्टिफनेस था, तो डॉक्टर से मैंने संपर्क किया, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो आपका फ्रोजन सोल्जर हो चुका है। तो मुझे अभी बहुत आश्चर्य हुआ कि इन्होंने इतना जल्दी कैसे डिसाइड किया, क्योंकि अभी जी की बात भी बता रहे थे कि इमोबिलाइजेशन एक बहुत बड़ा कॉज होता है। तो चूंकि वो मेरा हाथ को बांध करके रखा हुआ था, तो इमोबिलाइजेशन का स्टेज था, तो मैं देखा कि मैं उनकी बात को नहीं दिया, मैं अपना ही होम्योपैथी का जो लेना था तो लिया, और लेकिन उसके साथ ही मैंने अपना सेल्फ फिजियोथेरेपी शुरू किया। आज इन्होंने बहुत अच्छा फिजियोथेरेपी की बात करी है, उसमें स्ट्रेचिंग वाला, वो मैं धीरे धीरे किया, और आज मुझे पता भी नहीं है कि मुझे इस तरह का कुछ है। तो अभी डॉक्टर हरिहरन सर फिर से हैंड रेज किए हैं, तो डॉक्टर हरिहरन आप। Okay, sir. See, out of the syllabus, I like to ask one doubt that what is your experience regarding spondylosis? What? You're asking to me, sir? See, spondylosis regarding. See, cervical spondylosis. Cervical spondylosis. Very good experience, sir. So basically, my only thing whenever I go to teach my so the topic that I get when I'm going to go when I go and teach these kids in first year is like the thorax, the back, and all this. So the first thing that I know when a patient is coming to me and a patient is sitting in front of me, if I can make a pinpoint diagnosis of the patient, see, you're suffering from this. The patient will say ki, okay, doctor does know what he's talking about. This doctor does know that, okay, this is the problem, and accordingly is giving the medicine. So a trust develops between the patient and the doctor. So in cases of spondylitis, generally you will see in today's world, majority of the people are suffering from technique. वो मोबाइल लेके नीचे बैठते रहते हैं, देखते रहते हैं. So C7 spine, the C7 spine prominence, and with that all the nerve roots that are arising, and with that the trapezius, the splenius, the deltoid, all these muscles are getting involved. So basic physiotherapy, basic exercise, the stretching of the neck and everything, with that the medicines, the Rustox, the Ruta you mentioned, sir. If in case anything is happening in the tendon, Ruta is one good medicine. अगर सारे symptoms आ जाते हैं obviously, but बहुत सारी और भी medicines हैं, and we've got very wonderful results in spondylitis. Later on, spondylitis, sir, in cases of ankylosing spondylitis as well. Spondylitis is very small thing when we are comparing it to ankylosing spondylitis. So we've got very good results in ankylosing spondylitis as well. Very correct. Yeah. Very good. Homeopathy can do wonders in such a case. So my father and my grandfather, they always say one thing, that जहां पे एलोपैथी खत्म होती है सोचना, वहां पे होम्योपैथी शुरू हो जाती है. So I try to actually like follow their footsteps. So rest is like जितना भी मेहनत कर रहे हैं. Yes, sir. डॉक्टर अभी भी एक थोड़ा सा आप थोड़ा इस पर हाईलाइट कीजिए कि व्हाट इज द रोल ऑफ विटामिन डी एंड फोरेसिस in the spondylitis as well as in What is the role of your frozen soldier? What is the role of osteoporosis, like symptoms, osteoporosis or the vitamin D deficiency? Okay. So the thing is that so basically the thing is, let me just quickly get this. So this is my spine. This is my spine, and these are the vertebrae.
And if you see over here, this is C7 prominence. And in between all the vertebrae is present the intervertebral disc. If in case because of postural defect or because of any other defect, the vitamin D deficiency, the osteoporosis and all these things, if in case the bone is getting deranged, the pressure of the vertebrae, it will not be what it is supposed to. जब ये प्रेशर चेंज होता है, जो हमारा इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, जब वो मिसप्लेस हो जाता है या फिर उसके अंदर बल्जिंग मिल जाता है, ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस हो जाते हैं, वहां पे डिग्रेडेशन की वजह से तो नर्व्स होती हैं, जो नर्व रूट्स हैं, वो या तो प्रेस हो जाती हैं या डैमेज हो जाती हैं, कोई भी रीजन होता है, तो हमारे को सारे के सारे सिम्टम्स मिलने लग जाते हैं. जो भी नर्व डैमेज हो रही है, जहां पे भी उसका सप्लाई जा रहा है, वहां पे आपको उसके सिम्टम्स मिल जाते हैं. Hyperacidity is one of the most common cause we are finding in patients who are suffering from osteoporosis. Let alone the allopathic treatment, sir. Allopathic treatment एक बहुत बड़ा cause है osteoporosis का, जो मैंने बता दिया. Unwanted steroids. The patients who are kids, they are getting steroids without even telling them कि okay, these are steroids, or either topical steroid or इंडक्शन वाया इंजेक्शन और व्हाटसोएवर. और उसकी वजह से अगर हमारे को बोन के अंदर वीक हो रहा है, जहां पे हमारा वेस्कुलरिटी मैनेज नहीं सही हो पा रहा है, तो यही सब होगा. हाइपर एसिडिटी की वजह से, टू बैलेंस हाइपर एसिडिटी ऑफ योर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर से मैग्नीशियम आयन जो है वो अपना स्टमक में जाते हैं, और मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है सबसे ज्यादा जो हमारे डिपॉजिटेड है वो बोन्स के अंदर ही है. ऑस्टियोपोरोसिस विल ओनली हैपन ना सर. यही रीजन है. बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, और जैसे कि होम्योपैथी में बताया गया है, इट्स नॉट वन थिंग दैट इज कॉजिंग वन डिजीज, ऑल ऑफ द थिंग्स आर एक्चुअली कॉजिंग वन डिजीज. ऑल ऑफ द थिंग्स, सब कुछ एक सर्कल बन के आपको दिखता है. टेल्स मी कि यू नीड टू फाइंड द सीड. वो बीज कहाँ पे बोया जाए, वो ढूंढ लो, वो बीज पता लग जाएगा, पेड़ खुद सही हो जाएगा. जी सर. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. तो टोटलिटी हमें काम करता है. तो सर आपने भी मुझे थोड़ा सा एक अनुभव हुआ कि मेरे को इधर ऑस्टियोपोरोसिस एक्यूट था, और मैं बहुत ही गैस्ट्रिक का पुराना बहुत पेशेंट हूँ. तो मुझे सबसे बढ़िया जो मुझे काम दवा मेरे ऊपर में काम किया है, और अच्छा भी मैं काफी अच्छा चल वॉकिंग सारे पर अच्छे कंडीशन में हूँ, एंड इट इज बिकॉज ऑफ द पल्सेटला. तो बहुत सा चीज होता है जो कि हम लोग कभी कभी जो थेराप्यूटिक लाइन पर चलते हैं तो कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन जब हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स और रिपर्टोरियल एनालिसिस में आते हैं तो हम लोगों को बहुत ही अलग भी जो लिस्ट थेराप्यूटिक्स आपने दिया वो तो बड़ा लिमिटेड होता है, और उस पर कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए. मैं सभी को यही सलाह देता हूँ कि उस पर कंसंट्रेट मत करो. ठीक है, गाइडलाइंस के लिए रखना जरूरी है, आप उसके लिए रखो, लेकिन जस्ट पेशेंट का इंडिविजुअलाइजेशन एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है. तो इंडिविजुअलाइजेशन ही हमारा बेसिक रूल है जो कि हम लोगों को मदद करेगा. आई थिंक डॉक्टर कुरुप सर भी कुछ बोलना चाहते हैं. कैन यू वांट टू से समथिंग कुरुप सर? Yes, sir. Dr. Hariharan mentioned, asked about he may have more experience, but still, Hanuman proved every medicine in healthy human beings. I proved in myself, whenever I may get disease, that about 15 years back, one day I got a cervical spondylosis and severe. I cannot stand, I cannot talk, or my brother is also a homeopathic doctor. I am belongs to a family of more than about 50 homeopathic doctors family. I am the fourth generation. So that I immediately called my brother. I only called this much I was able to speak. Please come. He with a car. Then he understood that definitely without any problem I may not call him. He came, and then he was taken me to a orthopedic surgeon in Kottayam. He checked everything, every A to Z. Then he told it is a cervical spondylosis. Then he gave some medicine, but 1 week there is not that much relief. Then I was the in charge of our institution. It is going to 59, so I am stopping here.
So then I asked that all the doctors one by one. Then about the majority of the doctors told that Restox. I took Restox, that's 0/3. Every within half an hour I got relief. Now I can move. Oh, sorry that I forgotten to. I can move. I always my hand. Occasionally I may get when I may position change in the night, pillow and etc. I will keep only one dose, 0/3. Eat within 5 minutes, it will disappear. So our medicines are wonderful medicines in such cases. Thank you very much. It is 59. So, sir, that it is the time to hand over to Malayalam section. So, Dr. Saab, it is Sharma Saab. Yes, It sir. is wonderful class. Come again in English Thank you. as well as in Hindi. Thank you, Dr. You don't know Malayalam, otherwise you can come for the Malayalam. थैंक यू डॉक्टर कुरुप सर। तो हम लोगों का सेशन अब समाप्ति की ओर है। हम लोग हिंदी सेशन को समाप्त कर रहे हैं और इसके साथ मैं अभी शर्मा जी को काफी बधाई देता हूं और इनको आशीर्वाद भी देता हूं कि आगे अपना लाइफ में आगे करते रहें और हम लोग के साथ में बार बार आप आएं। आपका एनाटॉमिकल बेस बहुत बढ़िया है और आपके जो बैकग्राउंड है होम्योपैथी का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो मुझे लगता है कि यू आर द 4th जनरेशन के सबसे टॉप मोस्ट अपने जनरेशन में आएंगे। इसके साथ में मैं इसका ये करता हूँ और आज का सेशन हम लोग का समाप्त होता है। हम लोग सभी को आज प्रॉफेट मोहम्मद के जन्मदिन पर मिलाद ईद के अवसर पर सबको बधाई देता हूँ और ब्लेसिंग्स सभी को शुभकामना देता हूँ और इसके साथ हम लोगों का ये सेशन समाप्त होता है।